गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशंस। इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक किए हैं रीजनिंग के वो आपको प्लेलिस्ट में इस जगह मिल जाएंगे और क्वांटिटेटिव के जो भी टॉपिक्स किए हैं वो आपको इस जगह मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले आता है कि बेसिक रूल क्या है ब्लड रिलेशन के। ये रहे सिंबल्स। मेल मेंबर्स को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल्स को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा इसमें जनरेशन्स होती हैं, जैसे ब्लड रिलेशन में होता है ना, जैसे कि हम अभी यंगर जनरेशन है, हमारे पेरेंट एक जनरेशन है और उनके ग्रैंड पेरेंट एक जनरेशन है। वैसे ही क्वेश्चन आपको 2 जनरेशन के भी आ सकते हैं, 3 जनरेशन के भी आ सकते हैं, डिपेंड करते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब आता है कि जो अगर 2 जनरेशन होंगी तो वो मोस्ट प्रोबेबली होती हैं, एक में यूथ होंगे, किड्स होंगे, जैसे कि एक में सन की बात की होगी या सन के सिबलिंग की, डॉटर्स की, इन सब की बात की होगी, और उनके ऊपर वाली जो जनरेशन होगी वो ऑब्वियसली पेरेंट्स की होगी, यानी फादर, मदर, अंकल, ऑन्ट और पेरेंट इन लॉ। ठीक है। इनकी अगर 3 जनरेशन आती है तो ये 2 जनरेशन वाले सब इंक्लूडेड होंगे, बस उनमें ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐड हो जाएंगे। ग्रैंड पेरेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं, मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल यानी माँ के और पैटर्नल यानी पापा के। ठीक है। अब बात करते हैं कि सीधी सी बात है, ओल्डर जनरेशन को हम जो लिखेंगे वो हम ऊपर लिखेंगे, यंगर जनरेशन को नीचे लिखेंगे। अब 3 जनरेशन की एक इमेजिनेशन करो। अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सबसे ऊपर आएंगे, फादर, मदर, अंकल, आंट ये सब आएंगे सेकंड नंबर में, यानी मिडिल वाली लेयर में, और सबसे नीचे आएंगे बच्चे। ठीक है। अब सिंबल्स क्या हम यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली मेरे बनाए हुए सिंबल्स हैं, आपका जो चाहे आप उसको वैसे ही यूज़ कर सकते हो, पर कोई एक ही सिंबल लेना, बार बार शफल मत करना। मैं सिबलिंग्स का रिलेशन जो होता है, ब्रदर्स का, ब्रदर सिस्टर, इन सब का रिलेशन जो है, मैं एक इस डैश साइन से, इस लंबे से जो डैश साइन आपको दिख रहा है, इससे रिप्रेजेंट करता हूँ। अब जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। कहा गया है कि ए जो है वो बी की बहन है, तो ए के आगे मैंने ब्रैकेट में देख सकते हो एक नेगेटिव साइन डाला है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये लंबा सा डैश बताएगा कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। और बी का हमें कोई जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसीलिए हम बी के साथ कोई साइन नहीं लगाएंगे। उन्होंने बस इतना कहा है कि ए बहन है बी की। अब बी लड़का है या लड़की है हमें नहीं पता, तो हम बस ये बनाएंगे। आप इसको ए को भी पहले ले सकते हैं, बी को भी पहले ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। दोनों तरीके से आपकी डायग्राम सही बनेगी। बस आपने साइन का और बीच में उनके क्या रिलेशन है उसका ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आता है रिलेशन जो है स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, जो कपल होते हैं उनके बीच में हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल्स टू साइन से। जैसे कि यहाँ का है बी इज़ ए फीमेल हु इज़ मैरिड टू ए। अब उन्होंने क्या किया, बी एक फीमेल है जो कि ए से मैरिड है। तो क्या होगा कि ए का हमें जेंडर नहीं पता, ठीक है, पर हम बी के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि बी अगर फीमेल है और उसकी शादी ए से हुई है तो ए क्या हुआ, ए मेल हुआ। वही आप नीचे एग्जांपल में दे सकते हैं, बी के साथ नेगेटिव इक्वल्स टू का साइन बता रहा है कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, स्पाउस हैं, और ए का आगे हमने डाल दिया पॉजिटिव क्योंकि ए जो है वो मेल है। ठीक है। थर्ड रिलेशन आता है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट और किड्स का। अब मैंने आपको बताया कि ओल्डर जनरेशन ऊपर है, यंगर जनरेशन नीचे है। तो क्या होगा, अगर इधर एग्जांपल में देखिए जो ए इज़ फादर ऑफ बी लिखा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए जो है वो पापा है बी का, ए है मैंने ऊपर लिखा, बी जो है मैंने वो नीचे लिखा। अब मेरे पास ए का जेंडर है क्योंकि वो पापा है तो वो मेल है। ठीक है। बीच में ये जो लाइन दिख रही है ये बता रही है कि ए जो है अपर जनरेशन है, बी जो है लोअर जनरेशन है, और जो बी है उसका हमें जेंडर नहीं बताया गया, हमें बस ए का जेंडर बताया गया, तो बी का जेंडर हमने खाली छोड़ा। वैसे ही सेकंड एग्जांपल में सी ग्रैंडफादर है बी का। अब क्या किया, सी लिखा, उसके साथ प्लस साइन डाला क्योंकि सी ग्रैंडफादर है। अब हमें पता नहीं है कि सी का बेटा कौन है, तो हमने वहाँ एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है, वो खाली छोड़ देना है। फिर नीचे आएंगे, उस बॉक्स के जो नीचे होगा वो होगा बी। अब वो बी बेटा या बेटी हमें नहीं पता, इसलिए हम बी के साथ कोई साइन नहीं लगाएंगे। तो वो थे 3 सिंबल्स आपको जो रिलेशन बनाने में हेल्प करेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं कि पैटर्नल और मैटरनल रिलेशंस क्या होते हैं। मैटरनल यानी माँ की तरफ से, तो मैटरनल ग्रैंडफादर जो होंगे वो कौन होंगे, मम्मी के पापा यानी हमारे नानू। ठीक है। अब ग्रैंड मदर की बात करें मैटरनल, तो ग्रैंड मदर कौन होगी, मम्मी की मदर।
ठीक है, वो होंगी हमारी नानी। और मैटरनल ब्रदर सिस्टर्स हो गए, ब्रदर हो गया कि मम्मी का भाई, और सिस्टर हो गया मम्मी की बहन। हिंदी में कहे तो मम्मी का भाई को हम मामा कहते हैं और मम्मी की बहन को हम मासी कहते हैं। ठीक है, सेम केस है फादर के साथ भी। पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा तो पापा के पापा यानी हमारे दादू, ग्रैंड मदर होगी तो हमारी दादी, और ब्रदर सिस्टर होंगे तो बुआ या फिर ताया जी या चाचा जी, जो भी होता है वो। ठीक है, अब आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, अब इधर लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉ। अब हमारी जो हिंदी भाषा है ना, वो तो बहुत, उसने हमारी जो ब्लड रिलेशन को है बहुत आसान बना दिया हुआ है, क्योंकि हर एक रिलेशन के लिए एक वर्ड है। पर जो इंग्लिश में है उसमें ब्रदर इन लॉ हम जीजू को भी कहेंगे और ब्रदर इन लॉ हम साले को भी कहेंगे। अब देखिए, अगर उन्होंने कहा होगा ना ए इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, हमें स्पेसिफाइड नहीं होगा कि जो ए जो है वो जीजू है बी का या ए जो है वो साला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ये डायग्राम्स बनाएंगे। पहली डायग्राम आप देख सकते हैं, ए के साथ हमने पॉजिटिव साइन लगाया और डैश, ये जो डैश है इसका मतलब है कि जो बॉक्स बना है मैंने वो सिबलिंग है ए का, और वो जो सिबलिंग है ए का वो मैरिड है बी से। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ए जो है वो बी का साला है, जिसे ब्रदर इन लॉ कहते हैं। वैसे ही सेकंड केस देख लीजिए, ए जो है पॉजिटिव है, वो मैरिड है किसी से, और जिससे वो मैरिड है वो बी की बहन है, क्योंकि ए पॉजिटिव है, ए मतलब मेल है, तो बी जो ब्लैंक होगा वो फीमेल होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इससे दिख रहा है कि जो इस बार जो ए है वो बी का जीजू है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। जैसे हमने ब्रदर इन लॉ की बात की, वैसे ही सिस्टर इन लॉ भाभी भी हो सकती है और साली भी हो सकती है। ये मैंने एग्जांपल बताई है, सेम इनकी एक्सप्लेनेशन है जैसे मैंने ऊपर दी। थर्ड आता है ग्रैंड पेरेंट, किसी भी साइड से हो सकते हैं जब तक आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं किया हुआ हो। अगर उन्होंने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तभी आप मदर की साइड पे बनाओगे, और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट लिखा है तो तभी आप फादर की साइड बनाओगे। अगर सिर्फ ग्रैंड पेरेंट लिखा है तो आपको फिर से दो केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें आप मैटरनल भी बनाओगे और पैटर्नल भी बनाओगे। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ए इज़ ब्रदर ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ सी। सबसे पहले हम सी का ग्रैंड फादर बनाएंगे। ये लेफ्ट साइड में देखिए, ये पॉजिटिव साइन हमने पहला केस लिया है कि सी जो है सी का पापा है। ये जो पॉजिटिव साइन दिख रहा है ये सी का पापा है, और उसके पापा जो हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर तो पापा के पापा ही रहेंगे, पापा के पापा या मम्मी के पापा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अभी फर्स्ट केस में हमने नीचे वाले को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, और ए जो है वो ऊपर वाले पॉजिटिव जो ग्रैंडफादर है उनका ब्रदर है। सेकेंड केस में आए, ये रहा सी के ऊपर इस बार हमने मदर ली है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब इसके ऊपर देखिए, मम्मी के पापा यानी हमारे नानू। ठीक है, सी के नानू, वो ऊपर नानू आ गए और नानू को लेफ्ट में उनका भाई आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओह, एग्जांपल खत्म। अब आया कंसेप्ट ऑफ हु, विच और एंड। ठीक है, हु, विच और एंड। अब ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं, हु और विच का मतलब होता है कि जो है जो बात चल रही है, जिस बंदे की बात चल रही है, जिस बंदे को हु और विच रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सेकंड पर्सन होगा, और एंड जो है वो फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप पूछोगे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है। देखिए, जब भी दो बंदों के बीच में रिलेशन बताया जाता है, किसी दो बंदों के बीच में भी रिलेशन बताया जाए, तो पहले किसी एक को बताना पड़ता है, एक को स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो पहले स्पेसिफाई किया गया है ए को, तो ए हो गया फर्स्ट पर्सन, और बाद में बात की गई है बी की, तो बी हो गया सेकंड पर्सन। यानी जिसका नाम पहले आएगा वो फर्स्ट पर्सन, जिसका नाम बाद में आएगा वो सेकंड पर्सन। ठीक है, अब ये बात हमेशा याद रखना, जब भी डेफिनेशन आप दोगे हमेशा दो बंदों के बीच में रिलेशन लेके चलोगे। ऐसा नहीं है आपको तीन बंदे का एक बंदे के साथ रिलेशन कहा होगा, एक बंदे का एक बंदे के साथ, हमेशा दो बंदों के बीच में रिलेशन की बात की जाती है। अब देखते हैं, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, हमें यहाँ पर एक ए मिल गया और बी मिल गया। ठीक है, तो ए हमने बना दिया बी का भाई, ये रहा पॉजिटिव साइन जो दिखा रहा है कि ए एक मेल है, और ये जो डैश है ये दिखा रहा है कि ये सिबलिंग्स है। अभी हमें बी का जेंडर नहीं पता, अभी तक ए और बी की बात चल रही थी, तो बी के बाद आ रहा है हु। ठीक है, ए और बी में सेकंड पर्सन कौन है, बी, तो हु किसके लिए यूज हो रहा है, बी के लिए। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, बी हु इज वाइफ ऑफ सी। अब देखिए, अब सी इंट्रोड्यूस हो गया ना, मैंने आपको कहा हमेशा दो बंदों के बीच में ही रिलेशन की बात चलेगी। जब सी इंट्रोड्यूस हो गया आपने ए को भूल जाना है। ठीक है, बी हु इज वाइफ ऑफ सी, तो यानी कि बी जो यूज हो रहा है वो हु जो यूज हो रहा है वो बी के लिए हो रहा है, तो बी क्या होगी, सी की वाइफ होगी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, बी के साथ नेगेटिव लगेगा, अगर बी वाइफ है तो सी क्या है, हस्बैंड है, सी के साथ पॉजिटिव लगेगा। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं,
हु इज़ वाइफ ऑफ सी एंड, देखिए अभी डी का पोर्शन, डी नहीं आया, डी अल्फ़ाबेट अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, अभी बी और सी इंट्रोड्यूस हुआ है और एंड आ गया। तो एंड किसके लिए यूज़ होगा, बी और सी में से। इस बी और सी के रिलेशन में अब बी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फिर से इस बात को सुनिए, ए और बी के बाद आपको हु दिख रहा था, ठीक है, पर अभी तक सी की इंट्रोडक्शन नहीं हुई थी। तो हु बेशक बी के बाद में दिख रहा है, ए और बी का रिलेशन बेशक बन चुका है पहले, पर हम अभी भी ए और बी को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि अभी तक सी की इंट्रोडक्शन नहीं हुई है। तो ए और बी के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन होगा बी, जो हु है वो बी के लिए यूज़ होगा। वैसे ही जब सी इंट्रोड्यूस हो गया हमने ए को इग्नोर कर दिया, बी और सी में फर्स्ट पर्सन है बी, सी और सेकंड पर्सन है सी। सी के बाद एंड लगा हुआ है पर अभी तक डी की इंट्रोडक्शन नहीं हुई, तो एंड जो होगा वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होगा जो कि है बी के लिए। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी हम लिख चुके हैं, हु इज़ वाइफ ऑफ सी हम बना चुके हैं, एंड मदर ऑफ डी, बी और सी में फर्स्ट पर्सन है बी, तो यानी बी की ही बात चल रही है, बी ही जो है वो डी की मदर है। अब हमें डी का जेंडर नहीं बताया हुआ है इसलिए हमने डी के आगे कोई सिंबल नहीं डाला। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हु, विच और एंड, ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, सारा खेल बिगाड़ देती हैं अगर आप इसको मिक्सअप कर दोगे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, तभी मैंने दूसरी बार रिपीट करके आपको ये चीज़ समझाई है। अब एक जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको दो पर्सन है ना, मैंने कहा दो पर्सन के बीच में रिलेशन है दिया गया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन जो पूछा होगा उसमें जब दो बंदों के बीच में रिलेशन पूछा होगा वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछा होगा, पर हमें देखना है कि फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन के रिस्पेक्ट में पूछा है या सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में पूछा है, वो हम मिक्सअप नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, हु इज़ मदर ऑफ सी, हमने ए इज़ ब्रदर ऑफ बी बनाया, उसके बाद बी को जो है सी की मम्मी बनाया, ठीक है। अब जो होगा क्वेश्चन आ गया हमारा कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ ए विद सी। अब फर्स्ट पर्सन क्या है ए, सेकंड पर्सन क्या है सी, उन्होंने पूछा ए का रिलेशन सी के साथ क्या है, उन्होंने ये नहीं कहा कि सी का रिलेशन ए के साथ क्या है। आपको सुनने में बड़ा ऐसे डम सा लग रहा होगा कि दोनों का रिलेशन तो एक जैसा ही होगा, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप ए को निकालोगे रिलेशन सी के साथ क्या है तो आपको पता चल जाएगा ए जो है अपर जनरेशन का है और सी की मम्मी का भाई है, तो सी का क्या लगा, मेटरनल अंकल, तो ए जो है वो सी का लगा मेटरनल अंकल। अब बात करते हैं सी की ए के रिलेशन के साथ, सी जो है लोअर फैमिली का है, ठीक है, तो सी जो दिख रहा है वो ए का कुछ ना कुछ तो लग रहा है क्योंकि ए की सिस्टर का समथिंग है, सी का जेंडर हमें स्पेसिफाइड नहीं है, तो या तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन, या तो वो होगा नेफ्यू या होगा नीस, ठीक है। अगर ऑप्शन में नेफ्यू और नीस दिया हो तो इसको टिक करोगे, वरना यूजुअली कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होता है तो आप उसको टिक करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमारी शुरू होगी क्वेश्चंस की सीरीज। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है स्नेहा इज डॉटर ऑफ केशव, कर्णिका इज मदर ऑफ केशव, मेगा इज वाइफ ऑफ केशव हु हैज़ नो सन। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। शनाया इज सिबलिंग ऑफ स्नेहा एंड प्रतीक, हाउ इज शनाया रिलेटेड टू कर्णिका। अब हम इसे लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। पहली लाइन कह रही है स्नेहा इज डॉटर ऑफ केशव, तो हमने केशव को ऊपर लिखा क्योंकि केशव की डॉटर है, तो केशव क्या या तो फादर होगा या तो मदर होगा, नाम से फादर लग रहा है पर उन्होंने जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया, तो सीधा फादर नहीं बना देना कि हाँ केशव है तो फादर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। बड़ी बार कंफ्यूज करने के लिए वो लड़की का नाम राहुल भी देते हैं पेपर में, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। केशव ऊपर बनाया, स्नेहा नीचे बनाया, स्नेहा का हमारे पास जेंडर है क्योंकि स्नेहा जो है वो है डॉटर, तो माइनस साइन लगाया। नेक्स्ट लाइन है कि कनिका इज मदर ऑफ केशव, तो कनिका क्या है, वो केशव की मदर है, तो कनिका जो होगी वो केशव के भी ऊपर आ जाएगी। ये देखिए केशव नीचे आ गया, कनिका ऊपर आ गई, कनिका मदर है तो नेगेटिव लग गया, केशव का अभी तक हमें जेंडर नहीं पता। नेक्स्ट लाइन कहती है मेगा इज वाइफ ऑफ केशव हु हैज़ नो सन। पहले हम पहली वाली लाइन देखते हैं, मेगा इज वाइफ ऑफ केशव, मेगा जो है वो केशव की वाइफ है, अगर मेगा नेगेटिव है तो केशव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हस्बैंड होगा। अब हमें केशव का जेंडर मिल गया। अब इसके आगे एक लाइन लिखी है हु हैज़ नो सन, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, ये मैं आगे बताऊंगा। हु लिखा है तो हु किसके लिए होगा, मेगा के लिए या केशव के लिए। अब इसमें दो ही बनते हैं, तो इसमें एक बात किसकी चल रही है, हु होता है सेकंड पर्सन के लिए, तो हु की बात चल रही है केशव की। वैसे दोनों अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों के केस में ये ट्रू ही होगा क्योंकि सन की बात चल रही है, पर ब्रदर सिस्टर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन आ गई, शनाया इज सिबलिंग ऑफ स्नेहा एंड प्रतीक, यानी शनाया जो है वो स्नेहा और प्रतीक के सिबलिंग है। अब ब्रदर भी हो सकते हैं, सिस्टर भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो हमने ऐसे बना दिया शनाया सिस्टर सिबलिंग ऑफ प्रतीक एंड स्नेहा। हमारे पास स्नेहा का जेंडर है, शनाया प्रतीक का नहीं है। पर मैंने आपको एक चीज़ दो बार की है यही चीज़ कि एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी, केशव हैज़ नो सन, केशव का अगर कोई बेटा नहीं है तो शनाया और प्रतीक कौन होंगे, शनाया और प्रतीक होंगे फीमेल। और उन्होंने फाइनली क्वेश्चन में पूछा है कि शनाया का कनिका के साथ
क्या रिलेशन है, तो शनाया क्लियरली कनिका की ग्रैंड डॉटर है। अगर शनाया का जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता तो मैंने आपको बताया या तो ग्रैंड सन या तो ग्रैंड डॉटर और कैनॉट बी डिटरमिन्ड, पर यहाँ पे हमें शनाया का जेंडर मिल गया है तो इसलिए शनाया जो है कनिका की ग्रैंड डॉटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन, आप देख लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। हम इसे लाइन बाय लाइन करेंगे, सीधा सोल्यूशन पर आते हैं। ए मैन एंड ए वुमन आर सिटिंग एट ए टेबल, किसी काम की नहीं है लाइन। मदर इन लॉ ऑफ मैन, ठीक है अभी इतना ही रुक जाओ क्योंकि मदर इन लॉ ऑफ मैन की बात की है, आगे का क्वेश्चन हम आगे करेंगे। तो हमने एम लिया कि एम जो है वो मैन की मदर इन लॉ है। मैन बनाया, मैन की एक वाइफ होगी, ठीक है, वाइफ हमें पता नहीं है कौन है तो हमने खाली बॉक्स छोड़ दिया, और उस वाइफ की जो मदर होगी वही तो मदर इन लॉ लगेगी मैन की, ठीक है। तो ये आ गया मदर इन लॉ ऑफ मैन। एंड मदर इन लॉ ऑफ वुमेन, जो बंदी बैठी हुई है हमें नहीं पता वो बंदी कौन है, तो हम उस बंदी को अलग से लेंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा, एक हमने ली वुमेन और MW लिया मदर इन लॉ ऑफ वुमेन। अगर एक जो MW वुमेन की मदर इन लॉ यानी कि वुमेन के हस्बैंड की मम्मी हुई, वैसे ही हमने बनाया वुमेन के हस्बैंड जो कि हमने खाली बॉक्स छोड़ा है उसकी मम्मी आ गई MW। अब इन्होंने आगे कहा है आर मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली, यानी रिस्पेक्टिवली लिखा है तो पहले वाले की पहली बात चलेगी, दूसरे वाले की दूसरी, यानी कि जो मैन की मदर इन लॉ थी वो मदर है और जो वुमेन की मदर इन लॉ थी वो डॉटर है। तो जो MW है हम ऊपर वाले खाली बॉक्स में फिट कर सकते हैं। ऊपर वाले खाली बॉक्स में फिट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। अब उन्होंने कहा है मदर इन लॉ ऑफ मैन हैज़ ओनली वन चाइल्ड। मैन की मदर इन लॉ कौन है, MM, ठीक है, और उनका एक ही बेटा है जो कि हमने अभी अभी फिट किया MW। तो अब उन्होंने कहा है हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू वुमेन। आपने मैन लिखा था वुमेन लिखा था तो क्लियरली आपको दिख रहा है जो मैन है, ठीक है, मैन और MW जो हस्बैंड वाइफ बन गए, अब उनका एक बेटा है जो खाली बॉक्स पड़ा है और उस बेटे की वाइफ है वो वुमेन। तो वो वुमेन उस मैन की क्या लगी, हाउ इज, नहीं 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 नहीं, उन्होंने पूछा मैन रिलेटेड टू वुमेन। मैंने आपको चीज़ कही थी ना, ध्यान रखना, मैन रिलेटेड टू वुमेन का है, उन्होंने मैन रिलेटेड टू वुमेन का है तो वो बंदा उस औरत का लगा फादर इन लॉ। तो ये रहा उसका आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, P इज मदर ऑफ Q हु इज हस्बैंड ऑफ R, S हु इज सिस्टर ऑफ Q इज डॉटर ऑफ T, हाउ इज T रिलेटेड टू Q। हम इसे लाइन बाय लाइन करेंगे। सॉल्यूशन ये रहा, P इज मदर ऑफ Q, तो P को हमने नेगेटिव साइन दिया क्योंकि मदर है और नीचे हमने बना दिया Q, तो Q का हमारे पास जेंडर नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, P इज मदर ऑफ Q हु, अभी तक P और Q इंट्रोड्यूस हुए हैं, हु होगा सेकंड पर्सन के लिए और सेकंड पर्सन में क्लियरली P और Q में Q ही दिख रहा है तो Q की बात चल रही है। Q हु इज हस्बैंड ऑफ R, Q अगर R का हस्बैंड है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, Q के साथ पॉजिटिव आ गया, R के साथ नेगेटिव आ गया, R वाइफ बन गई। नेक्स्ट लाइन कह रही है S हु इज सिस्टर ऑफ Q, अभी इतना ही करते हैं, S की बात चल रही है, हु इज सिस्टर ऑफ Q। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, हु वही सेकंड पर्सन के साथ लगता है, पर S हु इज सिस्टर ऑफ Q, अभी लाइन शुरू ही हुई है तो इसमें कोई फर्स्ट कोई सेकंड पर्सन नहीं है तो अभी इसी की ही बात चल रही है, ठीक है। S हु इज सिस्टर ऑफ Q यानी S की बात चल रही है, Q की सिस्टर होगी S, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ। इज डॉटर ऑफ T, ये जो S है जो Q की सिस्टर है, इज डॉटर ऑफ T, T की बेटी है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी हमें T नहीं पता मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये T आगे क्वेश्चन तो सिंपल दिया हुआ कि हाउ इज T रिलेटेड टू Q, पर हमें अभी तक T का जेंडर नहीं पता। अब क्या हम इस डायग्राम से T का जेंडर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए Q जो है वो S का सगा भाई है और Q जो है वो P का बेटा है, ठीक है। तो यानी P जो है वो मम्मी है और S के जो ऊपर अगर S T की डॉटर है तो S के जो T है हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, अगर P मम्मी बन गई तो T क्या होगा, पापा होगा, और ये दोनों T और P जो होंगे वो मैरिड होंगे, तो T आ गया फादर, P आ गया मदर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, हाउ इज T रिलेटेड टू Q। T जो है वो फादर है Q का और यही हमारा आंसर है, T इज फादर ऑफ Q। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू।